नमस्कार साथियों, क्लास 10 के सोशल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड बोर्ड ने अपना मॉडल सेट जारी कर दिया है। हर सब्जेक्ट के 5-5 मॉडल सेट आपके पास हैं, अर्थात 40 गुना 5 200 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप इन 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फाइनल के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, और नहीं तो कम से कम उस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप 40 में से 40 प्रश्नों का उत्तर दे करके 100% स्कोर कर सकते हैं, ताकि जब दूसरा बार एग्ज़ाम हो सब्जेक्टिव तो उसमें थोड़ा कम भी मार्क्स आए तो वो मेकअप हो सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 10 के दूसरे मॉडल सेट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। हर सब्जेक्ट से हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस से 10 क्वेश्चन और इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस प्रकार टोटल 40 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन इतिहास से आपके सामने ये रहा कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। पहले सेट में पूछा था कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो आप लोगों ने बताया था कि 1789। लेकिन इस बार पूछा है कि 1789 ईस्वी के समय फ्रांस में किसका शासन था, मतलब कौन राजा था। लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां या लुई 17वां। तो साथियों 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा जो था वह आपका था लुई 16वां। तो इस प्रकार हमारा उत्तर ग जो है वो ज़्यादा सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक किसने लिखी। फ्रांस की क्रांति में इस किताब का बहुत बड़ा योगदान था। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के रूप में सरकार के कामों की बंटवारा की गई है। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। वॉल्टेयर हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, डिदरो हैं या रूसो हैं। तो साथियों द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक की रचना जो है मॉन्टेस्क्यू ने की थी। पहले सेट में आप लोगों ने देखा था, वहाँ पर पूछा था कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक रूसो थे, जबकि द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यहाँ पर छींकने का और जुकाम होने का मतलब है कि फ्रांस में अगर कोई चेंज होता है तो वो पूरे यूरोप में होता है। तो ये किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मैटरनिक ने कहा था, मेजनी ने, बिस्मार्क ने या फिर रूसो ने। तो साथियों यह कथन जो है वो मैटरनिक का है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैटरनिक जो थे वो कहाँ के चांसलर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी अपने एकीकरण के पूर्व 39 टुकड़ों में बटा था, 39 संघों में बटा था। तो आपको बताना है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। 1851 में, 1861 में, 1871 में या 1881 में। तो साथियों जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फ्रेडरिक सोरियू कौन था। फ्रांसीसी चित्रकार, जर्मन दार्शनिक, ऑस्ट्रेलिया का इतिहासकार या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो साथियों आपके इतिहास की किताब में पहले चैप्टर में जो पहला फ़ोटो दिया गया है यूरोप के राष्ट्रवाद में, वो फ़ोटो जो बनाए हैं, उस पिक्चर को जो बनाए हैं वो फ्रेडरिक सोरियू ही हैं। तो आप जान गए होंगे कि फ्रेडरिक सोरियू कौन थे। फ्रेडरिक सोरियू जो है वो फ्रांस के चित्रकार थे। तो ऑप्शन क हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और बहुत साल तक वहाँ रह गए। तो वो कब गए थे। 1870 में, 1875 में, 1880 में या 1893 में। तो साथियों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे और 1915 ईस्वी तक वहाँ रह गए थे। अर्थात अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बिताया था। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई। 5 फरवरी 1922, 8 नवंबर 1924, 10 फरवरी 1927 या 9 अप्रैल 1930। तो साथियों चौरी चौरा जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर एक पुलिस थानों को जो भारत के आंदोलनकारी थे उन्होंने आग लगा दिया था, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो ये घटना हुई थी 5 फरवरी 1922। तो हमारा ऑप्शन क सही है। क्वेश्चन नंबर 8, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। 1918 में, 1919 में, 1920 में या 1921 में। तो साथियों रॉलेट एक्ट जो था वो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद पारित हुआ था।
तो यह 1919 में पारित हुआ था। तो हमारा आंसर होगा 1919। क्वेश्चन नंबर 9, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से, गीतांजलि से, गीता रहस्य से या हिंद स्वराज से? तो वंदे मातरम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रगीत है। तो ये वंदे मातरम कहाँ से, किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है, जिसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो हमारा आंसर क होगा, आनंद मठ। अब आप लोगों को बताना है कि जनगण मन किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10, बापू किसे कहा जाता है? ये तो 2 क्लास का बच्चा भी बता देगा। तो चलिए फिर आप लोग भी कोशिश कर लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? तो साथियों, बापू किन्हें कहा जाता है? तो ये महात्मा गांधी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इकोनॉमिक्स अब शुरू हो जाता है। अब 11 नंबर से, समाप्यता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? समाप्यता मतलब समाप्ति के आधार पर 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, समाप्यता के आधार पर भी संसाधन के 2 प्रकार होते हैं और वो 2 प्रकार हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश के मैदान में, हरियाणा में या उत्तराखंड में? तो सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? जहाँ पहाड़ी राज्य होता है। तो पहाड़ी राज्य कौन है इसमें? पंजाब, उत्तर प्रदेश का मैदान, हरियाणा या उत्तराखंड? तो साथियों, उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, तो यहीं पर सीढ़ीदार खेती की जाती होगी। तो हमारा ऑप्शन घ सही है। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर ज्वारीय मिट्टी? तो साथियों, नदी जहाँ पर है, नदी जो अपने साथ मिट्टी लाएगी, स्वाभाविक है कि वो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होगी। क्वेश्चन नंबर 14, किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है? तो रेगर मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, लाल मिट्टी को या लेटेराइट मिट्टी को? तो साथियों, रेगर मिट्टी जो है वह काली मिट्टी को कहा जाता है, ब्लैक सॉइल को। काली मिट्टी किस फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? अर्थात जिसमें समाज के लोग, आम आदमी डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते। किस आंदोलन में? संयुक्त वन प्रबंधन में, चिपको आंदोलन में, बीज बचाओ आंदोलन में या वन्य जीव पशु विहार या परिसीमन में? तो चिपको आंदोलन में तो जानते हैं कि गांव के लोग ही भाग लिए थे। संयुक्त वन प्रबंधन में सरकार और गांव के लोग भाग लेते हैं। तो साथियों, इसमें जो सही आंसर है वह होगा वन एवं पशु विहार का परिसीमन, क्योंकि ये परिसीमन करना सरकार का काम है। तो हमारा ऑप्शन घ जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में जैव विविधता समृद्ध देश है, विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? अर्थात जितने जीव पाए जाते हैं उनमें से कितने प्रतिशत जीव भारत में पाए जाते हैं? 8%, 16%, 32% या 1%? तो साथियों, पूरे विश्व के जैव विविधता का 8% जो है वो हमारे भारत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया? 1952 में, 1986 में, 1972 में या 1992 में? तो साथियों, भारत में वन्य जीव रक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में लागू किया गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर ग जो है सी वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने या विनोबा भावे ने? तो यह कथन था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन नंबर 19, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? हम लोग के अड़ोस पड़ोस में, हम लोग जानते हैं कहाँ है, झारखंड में, बिहार में, पंजाब में या राजस्थान में? तो साथियों, यह झारखंड की परियोजना है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पश्चिम बंगाल नहीं दिया है, झारखंड केवल दिया है, तो हमारा आंसर होगा झारखंड। सरदार सरोवर बांध में कौन सा राज्य प्रभावित होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या इनमें से सभी? तो साथियों, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है और नर्मदा नदी का जो विस्तार है ये लगभग तीनों राज्यों में है। तो हमारा आंसर होगा डी, अर्थात तीनों राज्य।
क्वेश्चन नंबर 21 जो कि इकोनॉमिक्स ये क्वेश्चन है। तो देखना है कि औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है। तो औसत आय की गणना मतलब एवरेज इनकम किसी देश का कैसे निकालते हैं। देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल आय गुने देश की कुल जनसंख्या, या देश की कुल आय जोड़ देश की कुल जनसंख्या, या देश की कुल आय घटाओ देश की कुल जनसंख्या। तो साथियों आप जानते हैं कि देश का जो टोटल इनकम होता है उसमें जनसंख्या को भाग दे देने पर आपका एवरेज इनकम औसत आय आता है। तो हमारा ऑप्शन क सही है, देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 22 विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस प्रकार के मापदंड का उपयोग करता है। प्रति व्यक्ति आय का, मानव विकास सूचकांक का, सकल घरेलू उत्पाद का, या जनसंख्या का। तो देशों के वर्गीकरण के लिए जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, वो प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन क जो है वो सही आंसर है। तो हम लोग क को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण। नवीकरणीय मतलब जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। वैसे चीज़ कौन? कोयला, पेट्रोल, भूमिगत जल, या उपरोक्त सभी। तो कोयला तो जलाने के बाद ख़त्म हो जाता है, पेट्रोल भी समाप्त हो जाता है, भूमिगत जल का प्रयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा ग। अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। लोगों के विकास के लक्ष्य खाली जगह होते हैं, समान होते हैं, भिन्न और परस्पर विरोधी होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो साथियों लोगों के विकास के लक्ष्य जो हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं और परस्पर विरोधी होते हैं। जैसे एक गांव का किसान सोचता है कि उसे सिंचाई की सुविधा अच्छा से मिल जाए, बिजली मुफ्त मिल जाए, जबकि एक पंजाब का किसान सोचता है कि उसके बच्चे इतना उनका इनकम हो कि उनके बच्चे दिल्ली में या बाहर में पढ़ सके, जबकि एक शहर का लड़का चाहता है कि उसे अच्छी नौकरी मिल जाए। तो कहने का मतलब हर व्यक्ति के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा लंबा है, लेकिन लंबा क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है। आप इसे समझिएगा तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये किलो की दर से बेच दिया। अधिशेष गेहूं मतलब जो उसके उपयोग से ज़्यादा था, जो उसके परिवार के खाने के बाद जो बचा गेहूं, उसको एक मालिक को आटा मिल के मालिक को 10 रुपये किलो के दर से बेच दिया। अब जो मिल मालिक था वो बिस्कुट कंपनी को 15 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिया, 5 रुपया बढ़ा करके। फिर बिस्कुट कंपनी जो है उसमें चीनी तेल वगैरह मिला के बिस्किट बना लिया, 4 पैकेट बना लिया और उसको 80 रुपया में बेच दिया। अर्थात जो 10 रुपया का चीज़ है वो 80 रुपया में बिका। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपर्युक्त में किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा। तो साथियों ऐसा ही क्वेश्चन मॉडल सेट 1 में भी था। तो उसका आंसर था कि अंतिम उत्पाद के मूल्य को गिना जाएगा। तो यहाँ अंतिम उत्पाद कौन है? गेहूँ है, आटा है, चीनी तेल है, या बिस्कुट है। तो साथियों यहाँ पर अंतिम जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बिस्कुट है, तो बिस्कुट के मूल्य को गिना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिर्माण की प्रक्रिया किस क्षेत्र का भाग है? विनिर्माण मतलब जहाँ पर कोई चीज़ को लेकर के कोई नया चीज़ बनाया जाता है, तो वो कौन सा क्षेत्र है? सेवा, कृषि एवं सहायक, द्वितीयक, या प्राकृतिक। तो साथियों विनिर्माण का क्षेत्र जो है वो द्वितीयक क्षेत्र है, उद्योग का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 27, यह भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है। वह सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। जहाँ पे अनीता काम करती है अगर वह छुट्टी लेती है तो वेतन नहीं मिलता है, वेतन कट जाता है। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहाँ उसे कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है, अर्थात संडे को या पर्व त्यौहार को छुट्टी मिलता है और पैसा भी मिलता है। तो इन दोनों के कार्य क्षेत्र को क्या कहेंगे? किसका कार्य क्षेत्र संगठित है और किसका असंगठित? तो ऑप्शन क में दिया है अनीता असंगठित, सीता संगठित। ख में दिया है अनीता संगठित, सीता असंगठित। ग में अनीता संगठित और सीता संगठित। और घ में दिया है अनीता संगठित और सीता संगठित। तो साथियों अनीता को कोई छुट्टी नहीं मिलता, अर्थात अनीता असंगठित में है, और सीता को छुट्टी भी मिलता है, वेतन भी मिलता है, तो वह संगठित क्षेत्र में है। तो ये हमारा जो आंसर मैच कर रहा है वो क है, तो अनीता असंगठित हो जाएगा और सीता संगठित क्षेत्र में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28,
अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य खाली जगह होता है। ये जो अभी आटा बिस्किट वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी से मिलता जुलता है। तो बताइए, अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु जैसे चीनी तेल वगैरह का मूल्य रहता है पहले से शामिल या बाद में शामिल होता है या शामिल नहीं होता है या उपर्युक्त में कोई नहीं। तो साथियों, मध्यवर्ती चीज़ों का भी जो है दाम वो अंतिम वस्तु में जोड़ा रहता है। तो हमारा आंसर होना चाहिए वो क होगा। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में? तो साथियों, नरेगा जो है यह 2005 में कानून लाया गया, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों को रोजगार दिया जाता है 100 दिनों का। अब यह भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? अर्थात किसान जो गेहूं या चावल उत्पादन करते हैं उसको जमा करने का काम किस क्षेत्र में आ गया? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में या चतुर्थक क्षेत्र में? तो साथियों, भंडारण करना तो कुछ बनाना या पैदा करना नहीं है, ये एक तरह का सेवा है। तो ये आएगा आपका तृतीयक क्षेत्र में। हमारा आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 31, अब शुरू होता है राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में कौन सा असत्य है? देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, ये सही है। क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना, यह भी सही है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, यह भी सही है। तो घ क्या है? अदालत को संविधान और विभिन्न स्तर के सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार ना होना, नहीं उसे है, तो यह गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा घ। क्वेश्चन नंबर 32, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले का प्रतिशत कितना है? 20, 30, 40 या 50? तो साथियों, बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाले की संख्या 40 है। आपको बताना है कि डच बोलने वालों की संख्या और जर्मन बोलने वालों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 33, श्रीलंका में तमिल को राजभाषा घोषित किया गया कब? 1956 में, 1958 में, 1960 में या 1962 में? तो साथियों, श्रीलंका में सिंहली तमिल भाषा को राजभाषा घोषित किया गया नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि श्रीलंका में सिंहली भाषा को कब राजभाषा घोषित किया गया? तमिल को तो किया ही नहीं गया था, तमिल लोग तो नाराज़ थे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो गया है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि श्रीलंका में सिंहली को कब राजभाषा घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1956। तमिल को तो घोषित ही नहीं किया गया, तमिल वाले तो नाराज़ थे। तो यहाँ अगर सिंहली कर दिया जाए तब प्रश्न सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 15, 17, 19 या 22? तो साथियों, शुरू में जब बना था संविधान तो 14 भाषा को दिया गया था अनुसूचित भाषा का दर्जा, लेकिन फिर 4 और फिर 4, 8 भाषा को बाद में जोड़ा गया। तो इस प्रकार टोटल अभी अनुसूचित भाषा की संख्या जो है वह 22 है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात सही मैच नहीं है? भारतीय संघ का प्रधान राष्ट्रपति होता है, सही है। राज्य का प्रधान उपराष्ट्रपति होता है, गलत है। नगर निगम का मेयर होता है, सही है। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच या मुखिया होता है, सही है। तो गलत कौन है? तो साथियों, गलत आपका ख है। क्वेश्चन नंबर 36, 7 पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था? चीन में, नेपाल में, बोलिविया में या श्रीलंका में? तो साथियों, 7 पार्टी अलायंस का गठबंधन नेपाल में किया गया था। जन संघर्ष और आंदोलन वाला चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। बोलिविया किस देश में है? किस महादेश में है? अमेरिका में है, लातिनी अमेरिका में है, अफ्रीका में है या यूरोप में? लातिनी अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका, जहाँ की ब्राज़ील वगैरह है। तो बोलिविया जो है वो लातिनी अमेरिका में स्थित है। तो हमारा आंसर ख करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अर्थात वहाँ पानी का रेट बढ़ा दिया गया था नगर निगम के द्वारा, तो उसका विरोध किसने किया था? फेडेकोर ने, 7 पार्टी अलायंस ने, बामसेफ ने या NAPM ने? तो साथियों, 7 पार्टी अलायंस तो नहीं होगा, क्योंकि आप पहले देख चुके हैं कि 7 पार्टी अलायंस जो है वो आपका नेपाल में बना था। बामसेफ बैकवर्ड कास्ट का एक दबाव समूह है। हमारा आंसर जो है वो होगा फेडेकोर। फेडेकोर ने जल युद्ध के आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं।
इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भारतीय राजनीतिक, पहला कथन है कि राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं किंतु दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते, सही बात है। दूसरा, दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का संबंध ज़्यादा लोगों से होता है, सही बात है। ग, दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहता जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहता है, यह भी सही है। तो घ देखते हैं, दबाव समूह और राजनीतिक दल की प्रकृति समान होती है, अर्थात नेचर समान होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो हमारा आंसर हो जाएगा घ। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेपाल में SPA अर्थात 7 पार्टी अलायंस में किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया? अर्थात जब तक नया संविधान नहीं बन गया तब तक अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री किसे चुना गया? गिरिजा प्रसाद कोइराला को, राजा ज्ञानेंद्र को, राजा वीरेंद्र को, राजा महेंद्र को। तो तीनों में राजा 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 है, राजा तो प्रधानमंत्री होगा नहीं, तो स्वाभाविक है कि गिरिजा प्रसाद कोइराला जो हैं वो नेपाल के 7 पार्टी अलायंस के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने 40 क्वेश्चन की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। 5 सेट का प्रकाशन झारखंड सरकार के द्वारा JCERT के द्वारा कर दिया गया है। तो आपको एक दिन छोड़ करके या प्रत्येक दिन मैं 5 सेट आपके सामने लाऊंगा, धमाका करूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये 200 क्वेश्चन पूरे तरीक़ा से जान जाएंगे। साथ ही साथ इन 200 क्वेश्चन के साथ साथ जो व्याख्या हो रहा है वह भी आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर अच्छा लगा हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपके जो दोस्त हैं जो कि 9, 10, 11 या 12 में पढ़ते हैं उन्हें ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।